नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी में एक इमारत की 6ठी मंजिल की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटना की खबर मिलते ही राहत बचाव दल के साथ एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। इसके अलावा गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग फंसे हो सकते हैं। तो हम तो रहते ए ब्लॉक में रहते हैं। हाँ। वो डी ब्लॉक में गिरा है। डी ब्लॉक ही गिर गया पूरा फ्लोर मतलब अंदर एक अच्छा, अंदर कितने फ्लोर गिरे हैं? क्या कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं। अच्छा, 3 फ्लोर अंदर के ढह गए हैं। तो फ्लोर नहीं, कैसा था क्या? अच्छा, रूफ। छत नहीं, छत होती है हाँ। एक कमरे की। हाँ। फिर ये ऐसे बता। तो क्या ये छत डाल रहे थे? नहीं वो बना कंप्लीट है। क्या उसमें लोग रह रहे थे? कुछ तो लोग रह रहे थे अच्छा। और 2-3 फ्लोर खाली थी। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है वहां से? जी किशोर, गुड़गांव का सेक्टर 109 है, वहां पर एक 21 मंजिला एक सोसाइटी थी। उसमें बताया जा रहा है जो डी ब्लॉक है वहां पर 7वें फ्लोर से लेकर नीचे तक के कुछ जो छत है वो गिर गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर हैं। खुद कमिश्नर भी मौके पे पहुंचे थे, जो विजिट करके वहां से निकल गए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। कुछ देर के बाद जो दमकल विभाग के अधिकारी और जो पुलिस है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी कि आखिर किस वजह से पूरी घटना हुई है और किन हालातों में ये पूरी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 2-3 साल पहले ये सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी और लोग रह रहे थे इसमें? जी बिल्कुल, ये रिहायशी सोसाइटी है किशोर, 21 मंजिला सोसाइटी, जिसमें डी जो ब्लॉक है वहां पर बताया जा रहा है कि नाम 7th फ्लोर है। नाम क्या है हाउसिंग सोसाइटी का, अपार्टमेंट ब्लॉक कॉम्प्लेक्स का? आनंद, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, जी किशोर, ये चिंतन पैराडाइज सोसाइटी है जिसके शिंटल्स पैराडीसो है। जी जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें किशोर बताया जा रहा है कि जो 7th फ्लोर है उससे नीचे तक के कुछ जो छतें हैं वो गिर गई हैं। कुछ निर्माण कार्य की बात भी सामने आ रही है कि कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो चश्मदीद है उनका कहना है कि ये 2 से 3 साल पहले सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी और फिलहाल जो राहत बचाव कार्य वो जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीमें गाजियाबाद से मौके पर मौजूद हैं और जो दमकल विभाग के अधिकारी है वो मौके पर है, पुलिस मौके पर है। अभी कितने लोग घायल हुए हैं ये आधिकारिक बयान अब तक आना बाकी है और 2 लोगों की मौत की खबर इसमें बताई जा रही है किशोर। जी हाँ, जो अभी जो शख्स बता रहे थे वहां पर जो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से गिरी। उनको एक बार फिर सुनते हैं किस तरीके से ये छत गिरने की, फ्लोर गिरा है, ये फ्लोर गिरे हैं एक के ऊपर एक। सुनते हैं। अभी हमने वहां पर एक चश्मदीद को कुछ बताते हुए सुना था। तो हम तो रहते ए ब्लॉक में रहते हैं। हाँ। वो डी ब्लॉक में गिरा है। डी ब्लॉक ही गिर गया पूरा फ्लोर मतलब अंदर एक अच्छा, अंदर कितने फ्लोर गिरे हैं? क्या कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं। अच्छा, 3 फ्लोर अंदर के ढह गए हैं। तो फ्लोर नहीं, कैसा था क्या? अच्छा, रूफ। छत नहीं, छत होती है हाँ। एक कमरे की। हाँ। फिर ये ऐसे बता। तो क्या ये छत डाल रहे थे? नहीं वो बना कंप्लीट है। क्या उसमें लोग रह रहे थे? कुछ तो लोग रह रहे थे अच्छा। और 2-3 फ्लोर खाली थी। तो कुछ फ्लोर खाली थे, कुछ लोग रह रहे थे। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, यानी कि कोविड जब ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है तभी कोविड हो गया था, इसलिए ज्यादा शायद लोग वहां पर अभी आए भी नहीं थे। जी बिल्कुल किशोर, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि बहुत सारे फ्लोर यहाँ पर खाली थे। कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर करवा रखा था और ये 21 मंजिला पूरी इमारत है, बहुमंजिला हाई राइज, जिसमें जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में बताया जा रहा है जो 7th फ्लोर है, सबसे पहले उसकी छत गिरी। उसकी छत गिरने के बाद कुछ और छतें जो है वो डैमेज होकर गिर गई, जिसमें कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें वहां से बाहर भी निकाला गया है और कुछ लोगों को आशंका बताई जा रही है कि शायद फंसे हों, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें लगातार और दमकल की कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। लोकल प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और एहतियातन लोग घबराए ना, इसलिए अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है कि कोई पैनिक जैसी स्थिति उत्पन्न ना करें, क्योंकि तमाम लोग जब ये घटना की जानकारी मिली तो अपने जो आसपास के फ्लोर से उससे पहले ही घर से बाहर निकल आए थे। हालांकि आसपास के फ्लोर या जो इमारत है वो पूरी तरह से अभी ठीक है, उसमें कोई भी न डैमेज हुआ है, ना कोई खतरा है। लेकिन जो डी ब्लॉक है वहां पर एक पूरा हादसा हुआ है, जो बताया जा रहा है करीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में। जी, ये अभी शाम को? जी बिल्कुल, आज शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच का पूरा हादसा। उसके बाद तुरंत जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने लोकल पुलिस को सूचना दी, उसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद एनडीआरएफ की जो 3 टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। अंदर अभी कोई फंसा हुआ है या नहीं?
जी देखिए, कुछ लोग जरूर ये बता रहे हैं कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक बयान का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी फायर के बड़े अधिकारी जो हैं और एनडीआरएफ के जो गाजियाबाद से अधिकारी गए हैं वो अंदर है, मौका मुआयना कर रहे हैं और वो कुछ देर बाद आके बाहर मीडिया को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे कि आखिर कितने लोगों की इसमें मौत हुई है, कितने शव यहाँ से निकाले गए हैं या कितने लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है और किन हालातों में ये पूरी घटना हुई थी, किस तरह का स्ट्रक्चर बिल्डिंग का था और पूरी वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है कि किस तरह से क्या निर्माण कार्य चल रहा था और क्या सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं उन्हें इसकी जानकारी थी, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है या जो RW होती है उसको इस बात की जानकारी, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जी शुक्रिया शुक्रिया आनंद आपका। तो आनंद बताते हुए गुरुग्राम से बड़ी खबर, एक हाउसिंग सोसाइटी में इमारत की 6ठी 7वीं मंजिल की छत का हिस्सा गिर गया जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी, कुछ लोगों को निकाल लिया गया है, कुछ लोगों के बारे में अभी और पता चलना है। राहत बचाव दल के साथ एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मलबे में कई लोग फंसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका थी, अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है। उधर बड़ी खबर यूपी से, जहां पहले चरण की वोटिंग में कई जगहों पर झड़प की खबरें आई, कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई। शाम 5 बजे तक यूपी में 58% वोटिंग की खबर है। हालांकि वोटिंग के दौरान शामली में आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट तक की नौबत आ गई। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या पता चल रहा है इस बारे में? किशोर, आज पहले चरण की बात की जाए तो लगभग चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा है, लेकिन 2-3 जगहों पर झड़प, मारपीट और काफी हंगामा हुआ है, जिसमें शामली में जब सपा आरएलडी का जो प्रत्याशी है प्रसन्न चौधरी, जब वो हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचे जो जहां पर वो पोलिंग बूथ था, तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में काफी झड़प हुई और जमकर मारपीट भी हुई, काफी हंगामा हुआ। लेकिन तत्काल मौके पर डीएम और एसएसपी और दूसरे आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं दूसरी खबर आगरा के बाह विधानसभा से आई है, वहां पर एक युवक फर्जी आधार कार्ड पर मतदान कर रहा था, जिसको देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शुक्रिया यतेंद्र आपका। तो पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों से हिंसक झड़प की खबरें भी आईं, इनमें शामली भी शामिल है। शामली में बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए और दोनों पक्षों को शांत कराने में पुलिस लगी रही। पुलिस वाले बीच में एक दीवार की तरह खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक पक्ष पुलिस वालों को धकेलकर दूसरी तरफ पहुंच गया। आरएलडी के कार्यकर्ताओं के गुट में खुद प्रसन्न चौधरी भी दिखे, जो आरएलडी से उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट की गई। प्रसन्न चौधरी को भी इस झड़प में चोट लगने की बात सामने आई। दूसरा मामला आगरा का सामने आया। आगरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों को काफी कोशिश के बाद समझा बुझाकर अधिकारियों ने मामला शांत कराया। हिंसा के अलावा ईवीएम से जुड़ी शिकायतें भी कई जगहों से आईं। लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें वोट डालने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। और इसी तरह की परेशानी का सामना गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ा। वहां के एक पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम में खराबी आ गई, जिसके बाद पोलिंग बूथ के बाहर वोट डालने वालों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। इस घटना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ईवीएम को जानबूझकर खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम को फौरन बदलने की अपील की। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट के 362 नंबर बूथ पर भी मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। शिकायत करने का उनको अधिकार है, वो आयोग से शिकायत करेंगे, आयोग जांच करेगा। हमें भी कोई शिकायत होगी तो हम भी आयोग को शिकायत करेंगे। सिर्फ गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर ही नहीं, बल्कि मेरठ और मथुरा जिले से भी कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत आई। सौभाग्य की बात है कि पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन 11 जिलों में करीब 58% वोट पड़े। हालांकि इस दौरान गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और मथुरा समेत कई जिलों से ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली, जिसकी वजह से मतदान करने वालों को परेशानी हुई। चन्नी की गरीबी पर सिद्धू की पत्नी ने निशाना साधा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। और ये ऐलान करते हुए राहुल गांधी ये बताना नहीं भूले थे कि चन्नी गरीब परिवार से हैं। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी
लेकिन राहुल ने जैसे ही चरणजीत चन्नी को गरीब कहा, उन्हीं की पार्टी में सवाल उठने लगे। हैरानी की बात यह रही कि सवाल उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू थी। गरीब मतलब इतना ऐसा गरीब, राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो गरीब हैं। उनका पता है क्या, देखो हम गरीब को गलत लेके जा रहे हैं। मैं भी अगर कहूं कि उनकी रिटर्न्स हमसे ज्यादा हैं, आज की डेट में उनके पास बहुत पैसा है, हमसे भी ज्यादा है। अपनों ने सवाल उठाया तो भला विरोधी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी राहुल के चन्नी को गरीब बताने पर चुटकी ले ली। राहुल गांधी जी, ऐसी गरीबी हर घर में आए कि 10-10 करोड़ कैश मिले, 12 लाख की घड़ी मिले, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिले। विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में चन्नी ने बताया था कि उनके पास 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सौभाग्य की एक बात है कि 2017 में चन्नी ने अपनी संपत्ति 14 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी और इस बार उन्होंने जानकारी दी कि उनके पास 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मतलब ये कि पिछली बार की तुलना में इस बार उनकी संपत्ति घटी है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन विरोधी और खुद कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जिसके पास करोड़ों की जायदाद है वो गरीब घर का कैसे हुआ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं, जो अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है। और खबर है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन्हें मऊ सदर सीट से उम्मीदवार बना सकती है, जिसके लिए मऊ में उनके वकील नामांकन का पर्चा खरीदने कलेक्टरेट पहुंचे और उन्होंने मुख्तार अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से टिकट मिलने का दावा भी कर दिया। सिंबल मिल चुका है, पर्चा। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने से इनकार नहीं किया। देश के कोनों कोने में हम चले जाते हैं, मिल के आते हैं, मिलते रहते हैं। वो दोस्त क्या, वो मित्र क्या, जो मुसीबत में काम न आवे। पिछले चुनाव में भी मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए मऊ सदर सीट पर बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त बीजेपी की सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। सौभाग्य की एक बात यह कि मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार मऊ सदर सीट से विधायक बने थे और वो इस सीट पर 25 साल से लगातार विधायक हैं। यही नहीं, 2005 में जेल जाने के बाद भी वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब छठी बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं, जिसके लिए उन्हें कोर्ट की मंजूरी भी मिल चुकी है। लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा को बेल मिल गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 124 दिन बाद उन्हें बेल मिल गई। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। कागजी कार्रवाई होने के बाद कल आशीष मिश्रा को जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। आशीष मिश्रा के वकील ने इस बारे में मीडिया से बात की और बताया कि उनकी किन दलीलों की वजह से आशीष मिश्रा को जमानत मिली। जिस समय ये घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि 192 लोगों ने इस आशय का एफिडेविट फाइल किया। लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी, लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत मिली सियासत शुरू हो गई। लखीमपुर केस की जांच कर रही एसआईटी ने 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। उन्हें बेल मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा और उम्मीद जताई कि लखीमपुर केस में न्याय जरूर होगा। अंतोगत्वा न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब दोबारा बात रखी जाएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सजा भी मिलेगी। लेकिन बीजेपी नेताओं ने 2 टूक कह दिया कि अदालत के मामलों में बोलना ठीक नहीं। अदालत के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप है। कि पिछले साल 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा इसी मामले में आरोपी हैं। उन्हें अदालत से बेल तो मिल गई है, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। न्यूजीलैंड में वैक्सीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस से भिड़ गए। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में संसद के बाहर कई लोगों ने सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ फिर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नासिक में लता मंगेशकर की अस्थियों को उनके परिवार ने रामकुंड में प्रवाहित कर दिया। इसके अलावा उनकी अस्थियों में बाकी 2 कलश में एक को हरिद्वार और दूसरे को वाराणसी में गंगा नदी में बहाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दोपहर में तीसरा और आखिरी वनडे मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा।
इस सीरीज में टीम इंडिया पहले ही 2-0 से आगे है। बड़ी खबर पंजाब चुनाव पर। कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू की पत्नी के बाद उनकी बेटी भी चन्नी के विरोध में खुलकर सामने आ गई। उन्होंने भी सिद्धू को सीएम उम्मीदवार न बनाने के पार्टी के फैसले पर आपत्ति जता दी और दावा किया कि पंजाब में सिद्धू की शख्सियत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये कहानी तो खत्म नहीं हो रही अभी तक। किशोर, पंजाब की सबसे हॉट सीट है अमृतसर पूर्व की सीट और सिद्धू और मजीठिया दोनों पक्षों का दावा है कि एक दूसरे की जमानत जब्त करेंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के बाद अब उनकी बेटी राबिया सिद्धू भी चुनाव मैदान में उतरी हैं और लोगों से अपील की है और आरोप लगाया है विक्रम मजीठिया के लोगों पर कि लोगों के घरों पर डरा धमकाकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों से यह भी अपील की है कि वो तय करे कि सत्य और झूठ के बीच किसे चुनना है। इसके अलावा अपने बच्चे को लोग नशे में देखना चाहते हैं या नशा मुक्त, तो इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। सिद्धू की बेटी ने भी सीएम चेहरे पर सवाल उठा दिए। नवजोत कौर सिद्धू के बाद राबिया कौर ने भी चरणजीत चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाने पर ऐतराज जताया और सिद्धू की बेटी राबिया कौर ने दावा किया कि राज्य में चन्नी से ज्यादा उनके पिता सिद्धू का प्रभाव है। सीएम का फेस नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके देखना वो क्या क्या कर पाएंगे। इससे पहले सिद्धू की पत्नी ने भी कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान पर नाराजगी जताई थी। योर मेरिट, योर एजुकेशन, योर वर्क, योर ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स शुड बी काउंटेड। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक दिन पहले ही साफ कर दिया गया था कि यह फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया। सौभाग्य की बात यह कि पंजाब में मतदान की तारीख नजदीक है, लेकिन कांग्रेस में सीएम चेहरे पर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिद्धू ने सीएम उम्मीदवार के लिए इशारों में अपना दावा ठोका था, तो उनकी पत्नी और बेटी खुलकर चन्नी का विरोध कर रही हैं। सूर्य की सतह पर एक ऐसा तूफान उठा कि 40 उपग्रह जलकर राख हो गए। ये सैटेलाइट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के थे, जिन्हें 3 फरवरी को ही अंतरिक्ष में भेजा गया था और एक साथ 49 सैटेलाइट अमेरिका के फ्लोरिडा से छोड़े गए थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट फैल्कन 9 इन्हें केनेडी स्पेस सेंटर से लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा था, लेकिन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की स्पेसएक्स की टाइमिंग गड़बड़ा गई। जब स्पेसएक्स का रॉकेट उड़ा, उससे पहले सूरज की सतह पर एक तूफान भी उठा। तूफान से निकली ताकतवर गैसें तेजी से धरती की तरफ आ रही थी। सौर तूफान का ऐसा असर हुआ कि 49 में 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ उल्का पिंड जैसी चीज धरती की तरफ बढ़ती दिखी। दावा है कि ये एलन मस्क के 40 सैटेलाइट में एक है, जिसका मलबा पृथ्वी की तरफ बढ़ता दिखा। स्पेसएक्स ने खुद ट्वीट कर इस खबर पर मोहर लगाई कि उनके 40 सैटेलाइट सौर तूफान में नष्ट हो गए, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा किसी तरह का खतरा नहीं बनेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए ये 49 सैटेलाइट एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थे, जिस पर 2019 से काम किया जा रहा है। अभी तक 2000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, जबकि योजना यह है कि इसी तरह के 42,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएं, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक जाल सा बना लें और चक्कर लगाते रहें। उनके जरिए धरती पर हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह तकनीक और विज्ञान का एक बड़ा अजूबा साबित होगा, क्योंकि अभी तक इंटरनेट के लिए टावर लगाए जाते हैं, तारे बिछाई जाती हैं, बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जाते हैं, तब इंटरनेट मिलता है, जिसकी रफ्तार वहीं पर तेज होती है जो मोबाइल टावर के पास हो या फिर फाइबर ऑप्टिक जैसे किसी तारों के जाल से जुड़ी हो। अगर स्पेसएक्स की योजना कामयाब हुई और सैटेलाइट से इंटरनेट मिलने लगा, तो दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में और हर जगह पर हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी। लेकिन 40 सैटेलाइट के नुकसान से यह प्लान कुछ वक्त के लिए लटक सकता है। स्पेसएक्स को इस घटना से भारतीय रुपयों में करीब 375 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि छोड़े जाने के बाद ये सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे निचले ऑर्बिट में रखे गए थे और आमतौर पर स्पेसएक्स अपने सभी सैटेलाइट को इसी तरह कुछ वक्त के लिए निचले ऑर्बिट में रखता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी एक बार फिर टेस्टिंग की जा सके और अगर कोई कमी हो तो उसे दुरुस्त किया जा सके। ये सैटेलाइट धरती से केवल 130 किलोमीटर ऊपर थे। इतनी दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है, इसके अलावा पृथ्वी के पर्यावरण का असर भी होता है। यही वजह है कि सौर तूफान का असर इन उपग्रहों पर सबसे ज्यादा हुआ। सौभाग्य की एक बात यह कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब 400 किलोमीटर दूर है, जबकि पृथ्वी का ऑर्बिट, जहां स्टारलिंक के सैटेलाइट भेजे जाने थे, वो हजारों किलोमीटर दूर है। स्पेसएक्स ने माना है कि अगर उन्हें अनुमान होता सौर तूफान का, तो वो उनसे बचने के लिए भी सैटेलाइट को प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन सौर तूफान की ताकत का पहले कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला।
उन्हें यूपी के मथुरा में वोट देना था, लेकिन वो पहले चरण के मतदान के दौरान बिजनौर में रहे, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। और दोनों ने बिजनौर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार किया। मतलब वोटिंग के दिन ही जयंत चौधरी अपने मतदान क्षेत्र से गैर हाजिर रहे, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और इसे उनका अहंकार बता दिया। उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जयंत चौधरी ने न्यूज 18 पर सफाई दी। मेरी वोट मथुरा शहर में है। यहाँ से वो बहुत दूर है। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर में हूँ और हमारी जिम्मेदारी है कि गठबंधन के लिए लगातार हम प्रचार कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने बताया कि मथुरा में उनकी पत्नी ने वोट डाला, लेकिन प्रचार में जुटे रहने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। सौभाग्य की बात है कि जयंत चौधरी ने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उनका एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील करते दिखाई दिए। बाद में इस मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने दूसरे चरण के लिए प्रचार में बहुत कम समय होने की दलील दी। पीएम के वार पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। इन्होंने एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर निशाना साधते हुए एक पुराने बयान का जिक्र किया था। और इसी बयान पर बिजनौर में चुनाव प्रचार कर रहे अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने पुरानी बातें भूलने की बात कही। पुरानी बातें नहीं फाड़नी चाहिए। पुरानी बात इतनी पुरानी है, उसके बाद 2-3 चुनाव हो चुके हैं, इसलिए पुरानी बात भूलनी चाहिए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान एक पुराने बयान को याद करते हुए यूपी के 2 लड़के कहते हुए वार किया था। इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। इसी इंटरव्यू में पीएम ने यह बात भी कही कि इस बार भी यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश जयंत की जोड़ी कामयाब नहीं होगी। सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बयान का जिक्र किया वो अखिलेश यादव ने 2017 के यूपी चुनाव के दौरान दिया था। उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें यूपी के 2 लड़के कहा गया था। इस बार अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इसी जोड़ी की बात करते हुए उन्होंने अखिलेश के पुराने बयान की याद दिलाई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी पंजाब में प्रचार करेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगी। वो सुबह आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान के लिए धुरी विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगेंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी, जिसके बाद भगवंत मान ने भी पंजाब में उनका स्वागत किया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच सिडनी में पहला T20 मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए चुनाव प्रचार किया। गोविंद सिंह कुंजवाल इसी सीट से विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये आने वाला जो चुनाव है, इसको आप भारी बहुमत से स्वीप करके जीतने वाले हो। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1 या 2 हफ्तों में इंग्लैंड से कुछ और कोरोना बंदिशें हटाने के संकेत दिए। इनमें वो नियम भी हटाया जा सकता है जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज का क्वारंटीन होना जरूरी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से एक लड़की का शव मिला और उन्नाव के जिस खेत से शव बरामद हुआ वो समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह का है और उनके बेटे रजोल सिंह पर लड़की की हत्या का आरोप है, जो इस वक्त जेल में बंद है। और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 महीने से लापता लड़की का शव उसके ही खेत से बरामद कर लिया। खेत से लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। घर वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। लड़की की मौत की खबर सुनते ही घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों से सांठगांठ समेत कई गंभीर आरोप लगाए। साहब को भी पता था कि रजोल सिंह ने मेरी लड़की को मार के आश्रम में गाड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां थोड़ी ही देर में पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। फौरन फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। इसके बाद हत्या से जुड़े हर पहलू और हर सबूत को खंगालना शुरू किया गया। अभी तक 2 लोग प्रकाश में आए हैं और आगे जो भी तहकीकात में आएंगे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इससे पहले इंसाफ की गुहार लगाते हुए 24 जनवरी को लड़की की मां ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कार के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। सौभाग्य की बात यह कि जिस लड़की का शव खेत से मिला वो पिछले साल 8 दिसंबर से लापता थी, जिसके बाद घर वालों ने समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कुछ नहीं किया। हालांकि 25 जनवरी को पुलिस ने रजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बड़ी खबर हिजाब विवाद पर।
जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। अब तक हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है और 14 फरवरी को एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक छात्राओं को स्कूल कैंपस में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। ये बात अदालत ने स्कूल खोलने का आदेश देते हुए कही। वैसे इससे पहले छात्राओं के वकील ने दलील दी कि अंतरिम राहत नहीं मिलने से उनके अधिकार कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन उनसे छिन जाएंगे, जिस पर जज ने दो टूक बोल दिया कि कुछ दिन की बात है और तब तक ये रोक दोनों पक्षों पर लगेगी। मतलब अगली सुनवाई तक स्कूल कैंपस में ना हिजाब की अनुमति होगी और ना ही भगवा गमछे की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी डाली गई। प्रियंका कांटवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, तो अब क्या होगा? जी किशोर, आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। ये अब सुनवाई सोमवार को होगी। कोई भी अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने मना किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक सुनवाई नहीं चल रही, फैसला नहीं आ रहा है, तब तक किसी को भी कॉलेज में धार्मिक वस्त्र पहनकर आने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला पहले ही हाईकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट क्या अंतिम राहत देती है या नहीं, उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। तो हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि वो पहले यह देखेगी कि कर्नाटक हाईकोर्ट से इस मामले में अंतरिम राहत मिलती है या नहीं। इस मामले पर थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में भी बहस हुई, जहां से हिजाब विवाद पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर वहां के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ था और धीरे धीरे प्रदर्शन की आग देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गई। दिल्ली में कर्नाटक भवन के सामने लेफ्ट के छात्र संगठन आयसा के छात्र जुटे, जहां उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती करने की ठानी और उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। आयसा के तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे हिजाब पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। जो तमाम छात्र हैं उन्हें पकड़ के बसों के अंदर ढकेल रही है। ये छात्र हिजाब विवाद पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के समर्थन में इकट्ठा हुए, लेकिन उनका प्रदर्शन शुरू नहीं हो पाया और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि प्रदर्शन शुरू हो जाए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों ने सख्ती का डंडा चलाया और प्रदर्शनकारियों को डीटीसी की बसों में ठूंसना शुरू कर दिया। खींचतान के बीच एक लड़की ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया। मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर एक दिन पहले भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था, जिनमें महाराष्ट्र के कुछ जिले भी शामिल हैं। वहां के बीड में तो हिजाब के समर्थन में पहले हिजाब फिर किताब नाम की मुहिम तक शुरू हो गई और जगह जगह इस मुहिम के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में स्लोगन लिखा दिखा, पहले हिजाब फिर किताब। हम कोई बात करना नहीं चाहते, हम सिर्फ हमारा राइट मोहब्बत से कायदे के चौकट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से माध्यम से हम मांगना चाहते हैं। कर्नाटक का हिजाब विवाद अदालत में है और राज्य सरकार को फैसले का इंतजार है। इस बीच हिजाब विवाद पर सियासी पार्टियों के बयान भी लगातार आते रहे। यूपी के सहारनपुर में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अधिकारों की बात की और आरोप लगाया कि विरोधी उन्हें भड़का रहे हैं। सहारनपुर की रैली में पीएम ने हिजाब विवाद के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में यह जरूर कह दिया कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बीजेपी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। यही नहीं, पीएम ने विरोधियों पर तंज कसा कि जब मुस्लिम समुदाय की महिलाएं उनकी तारीफ करती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। हिजाब विवाद पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। इन हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर बात की। उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन हिजाब विवाद पर बहस हुई, जिसके बाद सुनवाई सोमवार तक टल गई, लेकिन तब तक अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। मतलब ये कि हिजाब विवाद के बाद जो छात्राएं अदालत गई थीं, उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएं, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक कोई छात्र धार्मिक कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आएगा। मतलब ये कि फिलहाल मुस्लिम समुदाय की छात्राएं स्कूल कैंपस में हिजाब नहीं पहन पाएंगी। जज ने यह भी साफ कर दिया कि वो जल्द से जल्द ये विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 14 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई से पहले हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल कर दी गई और मांग की गई कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल में दाखिल होने दिया जाए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बोल दिया कि यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है और अदालत यह देखना चाहती है कि वहां से कोई अंतरिम राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि इसी आधार पर वो ये फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कब होगी। इस मामले पर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि परीक्षा शुरू होने में कम समय बचा है और स्कूल बंद कर दिए गए। यही नहीं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि छात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये मामला दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर सुनवाई करे। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की इजाजत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करने का फैसला किया। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिजाब से जुड़े विवाद को समाज के लिए गलत बताया। The small incidents are not good for the society. We have to think in a wider interest. सौभाग्य की बात यह कि कर्नाटक की सरकार ने निर्देश दिया था कि स्कूल में छात्र केवल यूनिफॉर्म पहनकर ही आए, लेकिन उडुपी के एक स्कूल से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती छात्राओं की तस्वीरें सामने आईं और वहां इस बात का विरोध शुरू हो गया। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ा और दूसरे स्कूलों तक भी पहुंच गया, जिसके बाद बात अदालत पहुंच गई और उसने अगली सुनवाई तक स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी।